नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम लोगों को शुरुआत करनी है प्रश्नावली 3.5 की और हम लोग बात करेंगे इस प्रश्नावली में एक नए फॉर्मूले के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में कि जो कि आपको रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने में सहायता करेगा। दोस्तों, पुराने सेशंस के अंदर 3.4 तक हम लोगों ने कई तरह के फॉर्मूले पढ़े, कई तरह के तरीके पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉर्मूले पढ़े हैं कि हम लोगों को कैसे एक रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना चाहिए और कौन कौन से तरीके हम लोगों को आसान लगते हैं। ये आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि सर हमने कम से कम 5 तरह के, आज हम 5वां पढ़ने वाले, 3.5 है ना, आज हम 5वां तरीका पढ़ने वाले हैं कि रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हर एक सेशन में एक एक नया तरीका बताया गया है, आज हम लोग 5वां तरीका जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए पूरा सेशन मेरे साथ में। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ सेशन की शुरुआत करने के से पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। हमने तो कर दिया है, आप भी करें हमारे साथ में, ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें और कुछ सीख सकें। अच्छा, तो एनसीईआरटी यूपी मैथ की सॉल्यूशन हम लोग बुक कर रहे हैं, उसमें आपका प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से एक टॉपिक उठाया गया है। इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या करना चाहिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को विस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफिक निरूपण विधि, इस तरह की कई विधियां पढ़ाई हैं इनको सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। दोस्तों, वज्र गुणन विधि क्या होती है, कैसे हमको करनी चाहिए, इसमें क्या क्या होता है, ये हम लोग शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से। अगर मैं आपको बताऊं कि रैखिक समीकरण क्या होती थी तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि पिछले सेशंस में सर आपने बताया था रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें घात कितनी हो, 1 हो। घात कितनी होती है, 1 होती है और ये 2 चर वाली है। सबसे बड़ी बात है ये सब ना 2 चर वाली है। 2 चर का मतलब एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, या फिर a हो जाएगा या फिर b हो जाएगा। ठीक है, 2 चर आएंगे, 2 अल्फाबेट तो कंपलसरी मिलेंगे जिनको आप वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + 5y + 7 = 0। ये एक टाइप की समीकरण लिखी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूला भले थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है x और y के मान को निकालने के लिए। समझ रहे हो बात को? ये तरीका भले ही आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये तरीका सीख गए तो आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से भी कम मैं मान सकता हूं कि 1 मिनट से कम लगेगा। आप देखते ही आंसर बता देंगे कि क्या आने वाला है आंसर। समझ रहे हो? ये ऐसा तरीका है। ये वज्र गुणन विधि एक ऐसी विधि है जो कि हमारे सेकंडों में आंसर सॉल्व करवा देगी। आप बस इनको समझिए कि मैं समझा क्या रहा हूं। अगर एक बार तरीका समझ गए तो समझ लो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे। फिर दूसरा मैंने ले लिया 5x + 3y + 7 = 0। क्या दिखता है, x की जगह x, y की जगह y, बाकी अचर पद जो है वो चेंज है। ऐसा हर बार होता है, रैखिक समीकरण आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, हर बार आपको ऐसा मिलता है। इसकी अगर मैं व्यापक समीकरण बनाऊं तो आप ये कह सकते हो ना सर कि इसकी व्यापक समीकरण आप a1x, b1y और c1 ले लीजिए। a1 आपको 2 दिखेगा, b1 आपको 5 दिखेगा और c1 आपको 7 दिखेगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाऊं तो ये कह दूं क्या, a2x, b2y और c2 = 0। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है? क्या करना चाहिए, यहां पर आपको a1 a2, b1 b2, c1 c2 की वैल्यूज मिल रही होंगी। अगर आप ध्यान से इनकी कंपेयरिंग और तुलना कराएंगे ना तो आपको पता चलेगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू 7, ऐसे मिलेगा। कहना क्या चाहते हैं सर आप? पहला क्वेश्चन तो ये है। इन दोनों को बहुत अच्छे से आपने देख लिया। इन दोनों को अगर देख लिया हो तो अब आप फोकस करना जरा इन वाले गुणांकों पर। ये गुणांक बहुत काम के हैं बच्चों। ये गुणांक अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही माइंड में सेटअप करो, a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, क्या करेंगे, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो डिवाइड की वैल्यूज बना लो आप। मैं ऐसा कहता हूं डिवाइड की बना लो। क्यों? क्योंकि डिवाइड ना दोनों का सेम रहता है, सेम चीज से होता है। करना कैसे होता है, डिवाइड करता कराते उस चीज से पहले इसको उठाएंगे और इधर कराएंगे। वज्र गुणन, वज्र गुणन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
समझ रहे हो, एक इधर तो एक इधर जाएगा, बात को समझना, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा हमारा, ठीक है। तो एक ऐसे मल्टीप्लाई होगा और एक ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, पहले a1 को उठाओ और इधर भेज दो, a1 को a2 से, a1 को a2 से, a1 को a2 से, तो हमने कहा ठीक है a1 को a2 से, एक मिनट, ये b2 था राइट, a1 को b2 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, बहुत अच्छी बात है सर। फिर माइनस लेंगे, माइनस के बाद में जब इधर का हो गया है अब इधर का कराओ, तो वो b1 वाला a2 से हो जाएगा, तो हम कहेंगे b1 वाला a2 से हो जाएगा। जो बेस इसका बनता है वही बेस इसका भी बनता है, a1 b2 b1 a2। ये बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं सर, है ना, आती है कि नहीं, मजेदार है। अच्छा अब जरा इस बात को ऐसे समझते हैं, अब x की वैल्यू निकालने चलते हैं। भाई देखो a को छोड़ दो, जहां पर x है ना उसी को छोड़ दो, x निकालना है, x निकालने के लिए जिसके पास x है उसी को छोड़ दो, बाकी लोगों से काम लो। तो ये b और ये c वाला मिलकर आपका x की वैल्यू निकाल कर देगा, ये b और ये c वाला मिलकर x की वैल्यू निकाल के देगा, क्योंकि इनके पास x नहीं है, इसी से x निकलेगा। ये काफी उल्टा समझ में आता है ना, जिसके पास x नहीं है उसी से x कैसे निकाल सकते हैं, बट ऐसे ही आपको याद रखना है, जिसके पास x नहीं है उसी से x निकालो जबरदस्ती। कैसे करना होता है मैंने क्या सिखाया, वज्र गुणन करो, पहले इधर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर से नीचे, अभी भी यहां क्या था a1 को b2 से, अब क्या करो b1 को c2 से करो, चाहे ऐसे समझो, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए। फिर इधर का मल्टीप्लीकेशन इधर से, तो b1 का हो जाएगा c2 से, b1 का c2 से, फिर माइनस लगाते हैं। अब जब भाई इधर का इधर से हो चुका है तो ये वाला c1 को b1 से कर दो, c1 को b2 से कर दिया, ये मेरा x का फॉर्मूला बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, बनाने का तरीका याद रखना, फॉर्मूला तो नहीं याद कर पाओगे, मैं कंफर्म कहता हूं फॉर्मूला कंफ्यूजिया जाओगे, समझ रहे हो, बट कंफ्यूजन अगर ना हो, तरीका याद कर लो कि इधर वाली चीज इधर, इधर वाली चीज इधर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या जानते हैं कि y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने कहा जिससे वैल्यू निकालनी होती है उसी को गायब कर दो, y वाले में y को ही गायब कर दो, y को गायब कर दोगे। अब कहोगे सर c1 को आगे तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो c1 को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप ऐसा करोगे c1 को पीछे लेकर आओगे, राइट। तो ये वाला छुप जाएगा, ये आगे जाने के बजाय यहां पर आ जाएगा, c1 को a2 से कर देंगे तो आ जाएगा c1 a2, और माइनस करके बेटा ये वाला इसको, तो a1 c2। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर इसको आगे लेके चलें या इस यहां से सीधा करा ले, ऐसे नहीं होता, a1 को c2 से नहीं करा सकते, हमने इसको छुपाया, आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, पहले a से b कराया, b से c कराया, अब c से और आगे बढ़ो, तो हम आगे जैसे ही बढ़े, आगे कुछ था नहीं तो हम घूम कर कहां आ गए, पीछे आ गए। जब ये चीज पीछे आ गई तो c1 को आप देखोगे a2 से करा दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। और आसान बनाऊं अगर इसमें चीज को और ज्यादा आसान तरीके से समझाऊं तो मैं कुछ ऐसे समझाऊंगा, देखो मेरी बात को समझना, मैं कुछ ऐसे समझाऊंगा आपको आसान तरीके से कि आप अपने पास में लिख लेना a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर से लिख लो a1 और a2, कुछ जाता नहीं है, ये हमारे तरीका है सोचने और समझने का। मैंने यही a1 a2 फिर से लिख लिया, यही वाली चीज। अच्छा अब एक और चीज सिखाते हैं, अगर मुझे बेस बनाना है, अगर मैं इनको डिनोमिनेटर हर वाली संख्या बनाना चाहता हूं बच्चों, तो पहले आपको ये इतना कैलकुलेशन कराना पड़ेगा। बोलो हाँ, a1 b2 b1 a2, a1 b2 b1 a2, सबके बीच में माइनस लगेगा, ये बात हर बार बताई है, ठीक है। अगर आपको x बनाना है तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो चलो हमारा बेस बन गया, ठीक है। अच्छा अगर मुझे x बनाना है तो मैं कहूंगा भाई इतनी चीज ले लेना, b1 b2 c1 c2, ये मेरा क्या बना कर देगा, ये डब्बा x बना कर देगा। क्या ये बात क्लियर हुई। अच्छा अगर x बन गया तो फिर और आगे बढ़ो, अब b को छोड़ दो, अब c को उठा लो, तो मैं कहूंगा भाई ये वाली वैल्यू ले लेंगे और इससे मेरा बनेगा y, इससे मेरा y बनेगा। और आपको बताया है ना वज्र गुणन करना, हर बार इधर का इधर से, इधर का इधर से, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। हमेशा पहले राइट वाले का टॉप उठाना, राइट वाला, मैं देखो ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ऐसे खड़े होने के बाद ये राइट में आ रहा है, राइट का टॉप उठाकर लेफ्ट के बॉटम में मल्टीप्लाई, यहां से उठाकर यहां पर,
एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया, ये मेरा लेफ्ट था ना, लेफ्ट का टॉप उठाकर राइट वाले के बॉटम में हमको मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट का टॉप और राइट का बॉटम यहां से उठा के यहां पर। उम्मीद करता हूं पूरी चीज को, क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। दो इक्वेशन दी जाएंगी, अब मुझे बस इतने में ही मेहनत करनी थी, यही समझाने में ही मेहनत करनी थी, अब इसके अलावा और कोई मेहनत नहीं है। अब समझेंगे और करेंगे क्या आता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला लिखने से ज्यादा मैं तरीका करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहां पर A1 है कहां B1 है कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोग पहले इस तरह से एक इक्वेशन बना लिया करेंगे जिसमें A1 B1 C1 दिखेगा, A2 B2 C2 दिखेगा, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बनाने के बाद में हम लोग बस यही लगाएंगे कि भाई इधर वाला इधर और इधर वाला इधर कर दो, फिर B1 से C1 निकालो, ये वाला इधर कर दो, ये x की वैल्यू निकल आएगी। C1 को A1 से ले आओ, C2 को A1 से ले आओ, ये हमारी y की वैल्यू निकाल देगा। यही तरीका आपको हर बार लगाना है। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 से। पहला क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों अगर कुछ बात समझ में आई हो, पसंद आया हो, अपने दोस्त को भी सिखाना हो तो जल्दी से शेयर करो यार। शेयर करने में कुछ खर्चा नहीं लगता है, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंचा दो ताकि ये सबके फायदे में नजर आ जाए, सबको पता चल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके यस नो में बताते रहिए, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे यह बोला है 3.5 का कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अरे यार इस चीज के बारे में तो टॉपिक बात ही नहीं की बेटा। मैंने आपको 3.2 में या 3.3 में कुछ एक चीजें बताई थी कि भाई आपकी अगर दो समीकरण, जैसे ग्राफी निरूपण करते थे, ग्राफी निरूपण जब करते थे तो एक तो ये होता था, दूसरा ये और तीसरा ये। क्या सर 3 नंबर लिखिए खाली, है ना। पहले वाले में कहते थे कि अद्वितीय हल होगा, मतलब दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर, ऐसा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। दूसरे वाले में कहते थे अपरिमित हल होंगे, जिसमें हम लोगों को संपाती रेखाएं मिलती थी। इसी में दो लाइन है, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों के पाथ जो है समान है, तो इसके क्या होते थे, अनंत हल होते थे। इसके हमारे पास में अनंत हल होते थे। और एक और रेखा होती थी जो कि समांतर होती थी, दोनों रेखाएं अलग अलग चलती थी। इसमें हमारे ये क्या कौन सी रेखाएं होती थी, समांतर वाली, समांतर। और इसमें एक भी हल नहीं होता था, कोई हल नहीं है। क्या होता था, कोई हल नहीं है। तो ये मेरे पास आते थे, इसके अनंत हल होते थे। और ये कौन सी होती थी, अद्वितीय हल, मतलब एक हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, एकमात्र हल होगा, एकमात्र हल। आप सोच रहे हो कि हल क्या चीज है सर, हल का मतलब है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक मान निकलेगा, एक्स और वाई का सिर्फ एक मान निकलेगा और इसके अलावा दूसरा नहीं निकलेगा। इसमें एक्स और वाई के अनंत मान निकलेंगे, मतलब करोड़ों हजारों, जितना आप समझ सको अनंत मान निकलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें एक दो निकले, अनंत निकलेंगे। इसमें भाई एक भी नहीं निकलता है। तो ये क्या फिगर देख के बताने पड़ेंगे क्या सर? नहीं, रेखा देखकर बतानी पड़ेगी। अब रेखा देखकर कैसे बताया जाता था, जब हमारे पास में एकमात्र वाला हल आता था तो मैं कहूंगा कि A1 अपॉन A2 आर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। अगर ऐसा हो जाए, A1 अपॉन A2 निकाल लो, B1 अपॉन B2 निकालो, A1 B2 सॉरी A1 और B1, A2 और B2 क्या होते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले कुछ सेकंड्स पहले बताया, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाए, बहुत ध्यान से सीख लो, ये याद कर लो, A1 अपॉन A2 आर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन यू कैन से दैट यहां पर ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं और इसको हम लोग एकमात्र हल बोलेंगे कि इसके पास सिर्फ एक हल आएगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू आएगी। आगे देखते हैं, यहां पर क्या बोलता है, अनंत हल। इसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखाएं हैं ये तो समांतर रेखा होती थी, ये हमारी संपाती रेखा होती थी, संपाती रेखा। और ये वाली कौन सी होती थी बेटा, ये प्रतिच्छेदित रेखा होती थी, लिखना प्रतिच्छेदित रेखा होती थी ये वाली। अच्छा, अनंत हल में संपाती रेखा जो आएगी उसके लिए मैं ये बोलता था भाई, इसके लिए A1 अपॉन A2 आर इक्वल टू B1 अपॉन B2 आर इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ये मैं इसके लिए बताऊंगा कि भाई आपको ये याद रखना है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर ऐसी सिचुएशन मिले तो आप ये बोलोगे कि इनके पास में ये जो दो रेखाएं होंगी वो हमारी संपाती होंगी। अगर ये बात क्लियर हो तो बताना, ये अनंत हल हो गए इसके और संपाती रेखाएं होंगी।
अच्छा, फिर उसके बाद में ये यहां पर बोलते हैं तीसरे वाले में कि अगर मेरे पास में a1 अपॉन a2 आर इक्वल टू b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो आप ये बोलोगे कि इसमें कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं निकलेगा, x और y का कोई मान नहीं निकलेगा, और इनको हम लोग समांतर रेखाओं की समीकरण बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कहीं भी कट नहीं करेंगी, क्योंकि जहां जहां कट करेंगी वहां वहां हल निकलेंगे, लेकिन ये तो कट ही नहीं कर रही तो हल निकलेंगे नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बताइए, समझ में आया? तीनों चीजें, तीनों कंडीशंस पहले भी 3.2 के अंदर भी बताया है, 3.5 में फिर से रिपीट कर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा उसको समझाते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल मतलब एक के अलावा दूसरा हल ना हो। अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा हल ना हो, मतलब एक ही हल हो, मतलब ये वाला। तो ये वाली होगी तो मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके पास में ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। जिसके पास ये चीज होगी वही हमारा अद्वितीय हल वाली समीकरणें होंगी। फिर बोला है किसका कोई हल नहीं है, ये भी बताओ कि कौन सी समीकरण ऐसी है जिसका हल नहीं है। तो ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो समझ जाएंगे कि इसके पास कोई भी हल नहीं है। तीसरा बात करेंगे आगे, किसके अपरिमित मतलब कि अनंत, निश्चित ही नहीं है कितने, अनंत अनंत हल होंगे किस समीकरण के, ये आपको बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल की स्थिति में उसके वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अगर हमारा एक हल वाली स्थिति आती है, ठीक है, अद्वितीय हल वाली स्थिति आती है, तो आपको ये जो भी इक्वेशंस बनेंगी उनका हमें वज्र गुणन विधि से हल भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एक हल है ना वो कौन सा है, वो x और y में कौन सा मान निकल कर आएगा, ये आपको बताकर देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कैसे करना है। तीनों चीजें अच्छे से लिख ली, अच्छे से याद कर ली, इनके साथ में यह भी याद करना है। अब देखिए चलते हैं आगे और बताएंगे अब कि आपको क्या क्या चीजें यहां पर याद रखनी चाहिए। बच्चों देखते जाना, बहुत ही ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। पहला क्वेश्चन फुल डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन उसके अगला वाला थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया जाएगा ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, वीडियो जितना छोटा छोटा हो सके उतना अच्छा है। देखिएगा, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों में तुलना कराओ। किसकी? पहली वाली की तुलना कराओ a1x b1y c1 से, दूसरी वाली की तुलना कराओ a2x b2y c2 से। ठीक है, जैसे ही तुलना कराएंगे, हमने कहा समीकरणों की तुलना a1x b1y b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 से क्रमशः कराने पर, क्रम से करा लो भाई, क्रमशः कराने पर क्या होगा? आप कहोगे, ये डिटेल में बता रहे हैं बच्चों, पहले ही बता दें, डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन करना है। अगर मैं इसका अगला वाला क्वेश्चन शॉर्टकट में करूं तो आपको वो तरीका नहीं अपनाना है, आपको ऐसे ही डिटेल में करना है। ठीक है, जैसे ही तुलना कराओगे, यहां पर x के साथ में 1 है और यहां x के साथ में a है, तो मतलब मेरे पास a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। फिर उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस को भी लेना क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस। c1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3। ये मैंने पहली वाली समीकरण की पहले वाले से तुलना करा दी। दूसरी वाली उठाओ, दूसरे से तुलना कराओ। a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 और c2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 2। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी क्लियर हो गई। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके सामने निकाल कर रख दिए गए हैं। काम क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो कौन सा हल है, और अगर अद्वितीय हल है तो वो कौन सा अद्वितीय हल होगा ये भी बताना है। तो चलो पहले चेक करते हैं। चूंकि अगर मैं यहां पर निकालने बैठूं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालूं, जरा बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने कहा a1 अपॉन a2 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 रखेंगे माइनस का 3 अपॉन में 9 आ जाएगा, माइनस का वो भी।
और यहाँ पे देखते जाना, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 2 आ जाएगा। इनको सॉल्व करने से पता चलेगा हमें कि कौन सी वैल्यू कहां पर आ रही है। जरा समझो, माइनस को माइनस से काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है। यहां पर भी माइनस को माइनस से काट दिया। क्या इसमें कोई है ऐसा जो डिवाइड कर सके हमको? तो यहां पर आ जाएगा 1/3, ऊपर बच गया 1, नीचे आ गया 3, ये आ गया 3/2। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, कौन सी इक्वेशन दिखती है? a1/a2 b1/b2 तो इक्वल दिख रहे हैं ये, लेकिन ये c1/c2 इक्वल नहीं है। क्या आपको याद आया कौन सी कंडीशन बन रही है? तीसरी वाली बन रही है, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समांतर रेखाएं निकल कर आएंगी। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इसके पास कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब है हमें इसमें वज्र गुणन विधि लगाने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं यह रेखाएं समांतर हैं, अतः इनमें कोई हल नहीं होगा। बच्चों इतना ही आपको करवा कर देना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। उम्मीद करता हूं पूरी चीज क्लियरली समझ में आई होगी। ऐसे ही आपको यहां पर जांच करवानी है। अगर ये तीनों बराबर आ जाते तो मैं ये कह देता कि ये हमारे समपाती रेखाएं हैं, इनके अनंत हल निकल कर आएंगे। इसी आधार पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन हमने करके दे दिया। दूसरा क्वेश्चन, अब आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम किया होगा कि हाँ सर अगले वाले में उम्मीद है कि हम आपकी तरह कर पाएंगे। क्या कहते हो दोस्तों, बताओ हो पाएगा? करें बात इसकी अगले क्वेश्चन की, हम लोग देखते जाना। हमने कहा 2x + 5y = 2 में 5 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3x + 5y, 3x + 2y है, 2y = में 8 दिया। दोस्तों पहले ऐसा काम करते हैं, a1x b1y और c1 एक तरफ ले लेते हैं। ये c1 इधर है ना, तो इधर ले आओ। जैसे ही इस पार लेकर आओगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। मैंने इसी समीकरण में ही कर दिया, ज्यादा दूर नहीं गए। ठीक है, प्लस का 8 था, उधर आ गया तो माइनस का 8 हो गया। उम्मीद करता हूं ये पूरी चीज इक्वेशन समझ में आई। ना आई हो ना तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हो यस सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। यहां पर अब आपको पता होगा तुलना करानी है a1x b1y और c1 से। ठीक है, तो चलो बताओ, ये पहली वाली इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन मैंने कहा तुलना करा दो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, नहीं तो पूरा लिखने बैठूंगा तो हर क्वेश्चन में कम से कम लिखने में ना 5 मिनट तो चला ही जाता है पूरा डिटेल में बताने में। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट में देखेंगे। आपको पूरा करना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया था ना वैसे ही पूरा करना है। तो मैंने कहा a1 की वैल्यू तो आप कहोगे 2 है, b1 की वैल्यू आप कहोगे 5 है। उम्मीद करता हूं ये पूरी चीज क्लियर। c1 की वैल्यू -5 है। a2 की वैल्यू पकड़ लो दूसरी वाली इक्वेशन से, वो हमारे पास में 3 है। c2 की वैल्यू पकड़ लो 2 आ जाएगी। c3 की वैल्यू पकड़ लो कितनी आ जाएगी? -8 आ जाएगी। चलो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई हो। अब पता करना ये है कि इसमें हल है भी कि नहीं है। अगर है तो कितने हल है, कि अनंत हल है या एक हल है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम लोग चेक करेंगे a1/a2 चेक करें क्या। चलो चेक करो, ये आ गया 2/3। फिर उसके बाद में b1/b2 अलग अलग निकालो। मैंने पहले वाले में एक साथ बताया था, इस बार अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 5/2 और c1/c2 क्या आ जाएगा? -5/8। ये मेरा कैंसिल हो गया तो बचेगा 5/8। आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो ना कि यहां पर भाई देखो a1/a2 और b1/b2 भी इक्वल नहीं है। ठीक है, मेरी पहली ही वाली कंडीशन आ गई, तीसरी वाली को तो छोड़ ही दो। अभी पहली ही वाली कंडीशन में मुझे ये दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 आर नॉट इक्वल। मैंने ये बोला a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो c1 के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही यहां पर बता दो कि यह एक, यहां लिख लो, यह एक प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित रेखा है। फिर उसके बाद दोस्तों इसके, अतः इसके कितने हल होंगे? इसके एकमात्र हल होंगे, एकमात्र हल होगा।
या होंगे, जैसा आप सुविधा समझें। पहली बात तो ये क्लियर होगी। इन्होंने कहा था अगर एकमात्र हल है, अद्वितीय हल है, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें मान निकाले जा सकते हैं। मान निकाले जा सकते हैं तो वज्र गुणन विधि से आपको मान निकालना है इसका, ठीक है। वज्र गुणन विधि से मान निकालो। अब वज्र गुणन विधि क्या होती थी जरा मैं आपको बताऊं। मैंने आपको सिखाया ना कि आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 इस तरह से 4 बार लिख लेना, ठीक है। अगर x का मान चाहिए तो x का मान करने के लिए क्या करते थे, पहला वाला जो 2 होते थे ये तो बेस बनाते थे हमारे, ये क्या बनाते थे, ये हमारा बेस बनाएंगे। तो चलो बनाओ बेस। A1 को B2 से करोगे, A1 B2 माइनस A1 A2 A1 B1 B2 B1 A2 आएगा, राइट। B1 वाला इधर आ जाएगा, B1 A2। ऊपर वाला कैसे करते थे, ये वाला जो होता था ना, ये हमारा x होता था, तो x में B1 C2 आ जाएगा, B1 C2 C1 B2 C1 B2। देखो अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया आपको, जैसे मैंने शुरुआत में सिखाया था। फिर से करो। अब ये बाद वाला ले लोगे तो आ जाएगा C1 को A2 से करोगे, C1 A2 माइनस A1 C2, और ये आ जाएगा A1 B2 माइनस का B1 A2। ये तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने बता रखा है कि जो ये चीज बनती है वही चीज यहां पर बनती है। लगाएं, सॉल्व करें। देखो मैंने कहा B1 और A2, किसी के पास माइनस वैल्यू नहीं है ना, अच्छा है माइनस वैल्यू है, तो ऐसा करता हूं दोस्तों, मैं इसको ना यहां सॉल्व करवा लेता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखेगा और उस जगह हो नहीं पाएगा, तो मैं यहां पे करवा लेता हूं। जरा बातों को समझना और बताते चलना। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू निकालने की कोशिश की। मेरे पास B1 रखना है, B1 कितना है, 5 है, ये मैंने रख दिया 5 गुणे C2 रखना है, C2 मेरे पास कितना है, माइनस का 8, ये रहा C2, तो माइनस का 2 है, सॉरी 2 है ओनली, कितना है, 2 है। फिर मेरे पास में माइनस लगाएंगे और C1 रखेंगे, C1 कितना है, माइनस का 5, तो ये मैंने ब्रैकेट में रख दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास बाहर भी माइनस लगा हुआ था। ये B2 आ जाएगा, B2 कहां पर है मेरे पास में, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स, 1 मिनट। ये मेरा क्या है, B2 आएगा, राइट, ये मेरा C2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी हमने गलत रख दी। अच्छा अब करते हैं, B1 की वैल्यू 5 आ गई, C2 की वैल्यू मेरे पास में माइनस का 8 आ गई, फिर माइनस लगाएंगे, C1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगी गुणे, उसके बाद में B2 की वैल्यू आ जाएगी 2। बच्चों ये वैल्यूज रखना बहुत जरूरी है, मतलब सही से रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस, क्योंकि यहां दिक्कत बड़ी आती है कि कहां क्या देखना है। A1 की वैल्यू मेरे पास में 2 है, मल्टीप्लाई B2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 2 माइनस का 5 और गुणे 3, ये वाला A2 आ जाएगा, ठीक। बताओ कितना आएगा, 5 बटे 40 माइनस का 40, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 5 दूनी 10 प्लस का 10 आ गया। नीचे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4 और ये आ गया 15, तो 4 माइनस 5 तिया 15, और बढ़ाएं आगे और देखते जाओ। ये वैल्यू तो मिटानी नहीं है ना अपने को, ये वैल्यू मिटा दोगे तो रखोगे कैसे फिर, ठीक है, ये सब मिटा लो, इसका कोई काम नहीं है बच्चा, इन सब की जगह पे हम लोग कर पाएंगे। चलो देखते हो, देखो यहां पर मैंने कहा भाई यहां पर आपने जैसे ही माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 30 आ गया, और ये आ जाएगा माइनस का 11, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, मेरे पास में 30 बटा 11 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। बस यही आपको सॉल्व करवाना, इसके आगे ना ये भी नहीं लिखवाऊंगा, समझना बात को, ये भी नहीं लिखवाऊंगा, और आराम से आंसर लेकर आएंगे, देखना, और छोटा करके दिखाएंगे, सेकंडों में आंसर लगा के दिखाएंगे। x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू रखो, ये देखो y है, y की वैल्यू निकालने गए तो C1 रखना पड़ेगा, C1 है माइनस का 5, फिर हमारे पास A2 आना चाहिए, A2 यहां पर है, ये रहा 3, फिर माइनस फॉर्मूले से A1 कहां पर आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2, और C2 मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8। समझते चलना दोस्तों, ये वाली पूरी चीज नीचे छाप दो, क्योंकि वही चीज आएगी, 2 गुणे 2 माइनस का 5 गुणे 3, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16, ये हो गया 4 माइनस का 15, आप कहोगे तो ये आ जाएगा 1/11 माइनस का, ठीक, नीचे वाला माइनस में है तो इस बड़ा है तो इसलिए माइनस का 11 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/11 आ गया, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें ज्यादा कुछ भी बड़ी साइंस नहीं थी। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। आगे चलें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको ऐसे ही समझाया गया, इस बार और बढ़िया बताएंगे और जल्दी बताएंगे और समझना क्या करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला मिटा दो, अब फॉर्मूला आपको अपने दिमाग से लगाना है। फॉर्मूला 2 बार लिख लिए, काफी लिख लिया, अब अपने दिमाग से लगाना, मेरे साथ में बताते चलना क्या क्या करने वाले हैं। देखो यहां पर हम चाह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन करने। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास में कुछ ये बोला गया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू में 40 है। दोस्तों कंपेयर कराएं, तुलना करा लो, तुलना करा देंगे, तुलना कराने के बाद a1 a2 आ जाएगा ना। देखो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। अच्छा C1 को आप इधर उठा के ले आओ, माइनस में हो जाना चाहिए, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 0, ठीक है। चलो रख लो जरा यहाँ पर, मैं तुलना कराने लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूं चलो फिर भी आप इतना भी शॉर्ट मत करो कि बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाए। ये हो गया C1 की वैल्यू माइनस का 20, A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू माइनस का 10 और C2 की वैल्यू माइनस का 40 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। चेक करना है ना, तो A1 अपॉन A2 निकाल लो, A1 अपॉन A2 तो मैंने कह दिया 3/6, मतलब 3 दूना 6, 1/2 आंसर आ गया। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 10, ये कैंसिल, मतलब कि 1/2 आ गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, C1 और C2, माइनस का 20 माइनस का 40, 20 दूना 40, मतलब 1/2 आ गया। बेटा देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर आ गए। चूंकि हम यहां ये कह सकते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट ये क्या है, संपाती है। भाई साहब संपाती निकल आया, मतलब क्या है, अनंत हल होंगे, संपाती है, अनंत हल हैं, ठीक है, अनंत हल हैं। और वज्र गुणनखंड विधि तभी लगानी थी जब हमारे पास में अद्वितीय हल होते, अद्वितीय हल तो है नहीं, अनंत हल आए हैं, कौन कौन से करोगे भाई, हजारों हल आने वाले हैं, तो मतलब हम लोगों को इसमें हल नहीं निकालना है। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और समझते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। 4 देखो क्या कहता है, इसमें बस यही सब चेक करना है और कुछ नहीं। अगर वज्र गुणनखंड विधि लगती तो लगाते, नहीं लग रही है तो मत लगाओ। x माइनस 3y और माइनस 7 इस बार अच्छी तरह से दिया हुआ है, इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। 3x माइनस 3y माइनस का 15 है क्या, बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू में 0 करें, समझे। A1 अपॉन A2 डायरेक्ट लगाता हूं, A1 अपॉन A2 1/3, यहां 1 यहां 3, B1 अपॉन B2 यहां -3 यहां -3, पूरा कैंसिल, 1 आ गया, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब अद्वितीय हल होगा इसका, ठीक है। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 तो कितना आ गया, -7 बटा -15, माइनस माइनस कैंसिल, 7/15। दोस्तों आप ये कह सकते हो कि चूंकि ये क्या है, A1 आर नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 आर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये हमारा बराबर नहीं आया है, बराबर नहीं आया है, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। हमने क्या कह दिया, एक हल है, और अगर एक हल है, अद्वितीय हल है, तो हल बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया समझना, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें होता था B1 C2 और C1 B2 होता था, ठीक है। तो हमने कहा B1 C2 पहले तो रख लो, B1 मेरे पास में ये रहा, C2 मेरे पास में ये रहा, ठीक, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले से। फिर मैंने कहा C1 और B2 होता है, तो C1 मेरे पास में ये रहा और B2 मेरे पास में ये रहा। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी। A1 B2 रखो, A1 यहां पर ये है और B2 हमारे पास में ये रहा, -3, माइनस लगाया अपने तरफ से, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में ये B2 उठा लो और ये ये B1 उठा लो और ये A2 उठा लो, तो मेरे पास में -3 यहां से आ जाएगा और ये आ जाएगा +3, राइट। तो इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ेंगे। फिर C1 को A2 से मल्टीप्लाई, ये रहा C1 ये रहा A2, तो C1 को A2 से मल्टीप्लाई माइनस, फिर उसके बाद में ये वाली चीज इधर चली जाती थी, मतलब माइनस के 15 को मल्टीप्लाई करो 1 से, डिवाइड में वही चीज छाप दो जो आपने ऊपर रखी थी, यही वाली, -3 × 3। बताओ बच्चों क्या आ रहा है, समझो यहां पर माइनस माइनस प्लस,
15 तिया 45, पहला तो आ गया 45। यहां पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जब फॉर्मूले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा। नीचे आ जाओ जल्दी से, 1 तिया 3 माइनस का 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया, कितना बचेगा ऊपर 24, 24 बच गया। चलो 24 बचा लो जल्दी से। नीचे कितना आ गया, प्लस का 6, 6 चौक 24। मतलब कहने का ये आया कि x की वैल्यू मैं यहां लिखे दे रहा हूं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौक 24, 4 आ गया। यहां सॉल्व कराओ, 7 तिया 21 माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15 डिवाइड बाय माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 9, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 और 6 21 होता है, 15 6 21 होता है, तो 15 में से 21 माइनस किया ये हो गया, और ये हो गया 6, 6 इकन्नम 6, मतलब मेरे पास में कितना आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, क्योंकि ये माइनस अभी के हिसाब में नहीं लिया गया था, तो ये माइनस हमारा यहाँ पे ले लिया गया है। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। बस इसी तरह से आपको पूरा लिख लिख कर एक्सप्लेन करके बताना है, करके मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए बोलते रहा करो, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला करेंगे। ये हमारा कौन सा था, चौथा था ना, यहाँ पे चौथा लिख लिया करो यार, हम लोग ना भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में दूसरे का पहला क्वेश्चन उठाएंगे और समझेंगे क्या कह रहे हैं ये लोग। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इन्होंने ना ए और बी फंसा दिया, जहां तक ए और बी फंसा दिया, बोला है ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब कौन से ऐसे मान रखे जाएं ए और बी के कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल दे जाएं, अनेक हल दे जाए। पहले ही बोल दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इतनी बात से सेटिस्फाइड हो गई। a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी वाई प्लस नहीं है बेटा, इज इक्वल टू में 3a प्लस बी माइनस का 2। मैंने हर बार बोला है ना कि इस चीज को उठा के इधर ले आओ तो माइनस में बन जाएगा, पूरा का पूरा मैं उठा के ले आया तो माइनस का बन गया, ये भी उठा के इधर ले आओ माइनस का बन गया, ये चीज ऐसे लिख लेंगे हम लोग। क्लियर? तो देखो x के साथ लिखा है वो हमारा a2 हो गया, ये हमारा b2 हो गया, बाकी बचा हुआ c2 हो गया, a1 b1 c1 आ गया। उम्मीद करता हूं पूरी चीज क्लियर हो गई। ए और बी के मान तब निकालने हैं जब इनके पास में अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से हल होंगे। अपरिमित रूप से हल कब होते थे? जब मेरे पास में, जब यहां लिख लो, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होंगे तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्या मैंने यही पढ़ाया था? अगर ये कंडीशन आएगी तभी अनंत हल होंगे। बोलो यस सर, ठीक है। अगर ऐसा है तो इन्होंने खुद बोला ना कि अनंत हल है इसके पास, तो हमने कहा यही वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यही वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कराओ। देखो a1 की जगह पे मैंने रख दिया 2, a2 की जगह मैंने रख दिया a माइनस बी, ये b1 की जगह पे मैंने रख दिया 3 प्लस का है ना, हाँ, b2 की जगह पे रख दिया a प्लस बी, और c1 की जगह पे रख दिया माइनस का 7, c2 की जगह पे रख दिया ये चीज माइनस की 3a प्लस का b माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल कराओ, ठीक है, खत्म काम। बच्चों करने का तरीका, ये पहला वाला पार्ट समझो, ये दूसरा वाला पार्ट समझो, और ये थर्ड वाला पार्ट समझो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ इशू होने की वजह से, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके आगे वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग आपको बता रहे हैं कि आगे क्या हमारा कहाँ से पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ वो बताते हैं, ठीक है। और आगे की रिकॉर्डिंग देखिए कि क्या 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 बचा हुआ था क्वेश्चंस के अंदर। जहाँ तक मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो अधूरा ही रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ तक पूरा कर लिया था कि मैं ये आपको ये बता रहा था कि जो इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 7, और साथ ही साथ a माइनस बी एक्स प्लस का a प्लस का b y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, ये बात आपको बताई गई थी। फिर मैंने कहा था इसकी कंपेयर करा के आपको क्या कराना है, ये अनंत हल होंगे इसके, अनंत। पहली बात तो इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा, और इसको भी उठा के इधर ले चलोगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा। फिर मैंने कहा अनंत हल होंगे तो हम लोग इसका a1 और
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, तुलना करके आप लिख लो। तुलना करके आप ये लिख सकते हो ना, 2 अपॉन A माइनस बी, 3 अपॉन A प्लस बी और इज इक्वल टू में माइनस का 7 अपॉन 3A प्लस का B माइनस का 2। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का और ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी। यहीं तक आपको बता दिया जा चुका था पहले ही। अब फिर मैं ये आपको ये बता रहा था कि ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड होता है और ये हमारा क्या होता है, थर्ड होता है। क्या करोगे, पहले को दूसरे से लगा लो, दूसरे को तीसरे से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला दूसरा लेकर हल कर लो, दूसरा और तीसरा हल लेकर कर लो। क्यों, क्योंकि तीनों के पास ए बी है। चाहे जिसको जैसे हल करना चाहो वैसे कर सकते हो। देखो मैंने पहले कहा कि पहला और दूसरा मैंने उठाया, पहले एंड दूसरे से। भाई देखो यहाँ पर मैंने कहा 2 अपॉन A माइनस बी, 3 अपॉन A प्लस बी, इसको उठा के इधर लाओगे ना मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B। ये उधर जाएगा 3A माइनस का 3B। देखो बच्चों, A वाला इधर आ जाएगा, या फिर A को उधर ले चलो, B को इधर ले आओ। 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 3A माइनस 2A। ये हो जाएगा 3A में से 2A माइनस होगा, एक A बच जाएगा, ये हो जाएगा 5B। ये लो समीकरण 1 बना ली। A की वैल्यू मैंने 5B निकाल ली है, ये बात आपको यहाँ इस पहली वाली से बात पता चल गई। दूसरा क्या करेंगे, इस बार आप क्या करो, पहला दूसरा लिया, दूसरा तीसरा ले लो, दूसरा और तीसरा ले लो। ठीक है, तो दूसरा तीसरा जैसे ही लोगे आपको दिखेगा 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू में 7 अपॉन 3A प्लस 3B माइनस का 2 मिल गया। और आपको ये भी पता चलेगा कि जब ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 9A प्लस का 3B माइनस का 6, 3 2 जा 6। 7 को करो 7A प्लस 7B। अब इन सबको क्या करो, इधर उठा लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको उठा के इधर लाओ। या फिर हमें यूं करना चाहिए कि भाई सबको एक साथ ले आओ, इसको उठा के उधर ले चलो। तो मैं यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई करके बताता हूँ कि सारी चीजें इधर आ गई। 9A माइनस का 7A प्लस का 3B माइनस का 7B, माइनस का 6 जो था उधर चला गया और प्लस का 6 बन गया। ठीक है, अच्छा ये कितना बच गया, ये बच गया 2A। ये कितना बच गया, माइनस में बचेगा, माइनस का 4B और इज इक्वल टू में 6। और बताओ क्या कर सकते हो, पहली वाली समीकरण से हमने A की वैल्यू रख ली, कितनी आ जाएगी A की वैल्यू, यहां पर हमने रखा A की वैल्यू 5B, ये हो गया माइनस का 4B, यहां पे कितना आ जाएगा 6, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये आ गया 10B माइनस का 4B और ये हो गया 6। 10B में 6B माइनस हुआ, कितना बचेगा 6B बचा, इज इक्वल टू 6। 6 को डिवाइड में ले आओगे, 6 अपॉन 6, 6 1 जा 6, मतलब B की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, हमें 1 रखनी पड़ेगी। यही B की वैल्यू को अगर आप यहां रख दो, अच्छा मैंने यहां पे रखा था ना, तो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 से, इस बीच में आप लिखोगे समीकरण 1 से। फिर मैंने कहा कि भाई A इज इक्वल टू 5B था, तो A की वैल्यू इतनी 5 और B की वैल्यू हमने रख दी 1, तो आप कहोगे 5 1 जा 5, मतलब सर A की वैल्यू कितनी निकाल ली है आप, 5 निकाल लिए। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1 के लिए इसके अनंत हल निकाले जाएंगे। आप इस वैल्यू को ऐसे सेटिस्फाइड करवा सकते हो। उम्मीद करते हैं पूरी चीज समझ में आ गई होगी। पुराना वाला जो आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें यही चीज आपको सॉल्व करवाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे क्या क्या है इसके आगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्होंने हमसे क्या बोला है, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से इन्होंने बना कर दिया है कि यहां पर आपसे K का मान पूछ रहे हैं ये लोग। K का मान क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं क्या, K का मान बताइए क्या निकाला जाएगा। तो K के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया होगा। ये मेरा समीकरण दूसरे का दूसरा हो गया, पहले दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। देखो इन्होंने कहा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और यहां पर आ जाएगा 2k माइनस का 1x प्लस का k माइनस 1 y इज इक्वल टू में आ जाएगा 2k प्लस 1, जिसको कि मैं बोलूंगा इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 बच जाएगा। ये भी इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 0। क्लियर इतनी बात। अच्छा फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हमको k की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इन्होंने बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है। भाई साहब बन गई बात। जब कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो तो क्या बोलते थे, A1 अपॉन A2
B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं रहेगा। ये दो इक्वल रहेंगे, ये इक्वल नहीं रहेगा, ऐसा बोला जाता था। ये दो इक्वल है ना, इसी से काम चल जाएगा। रखो भाई, A1 की वैल्यू रखो 3, A2 की वैल्यू रखो 2k माइनस 1, B1 की वैल्यू रखो यहाँ पर 1, B2 की वैल्यू k माइनस 1 आर नॉट इक्वल टू C1 की भी रख लो, चलो काम तो नहीं है फिलहाल, फिर भी रख लो, माइनस का 2k प्लस का 1। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ये दोनों इक्वल है ना, इन्हीं दोनों को लो पहले एंड दूसरे से। तो हमने कहा कि 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, इसको उठा के इधर लाओगे 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा उधर 2k माइनस का 1। 2k को इधर ले आओ बेटा, 3k माइनस 2k, ये हो गया माइनस का 1, ये उधर गया प्लस का 3, कितना बच गया, k बच गया, यहां पर 2 बच गया, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। बताइए खत्म हो गया पूरा का पूरा, क्लियर। तो यहां पर हमारा k का मान ऐसे ही निकालना था और इसमें कुछ भी नहीं था, बस यही करना था, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, जरा बताइए, पढ़िए उसको, तब तक हम इसको रफ करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही चीज इन्होंने कही है और आपको करके दिखानी है। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से कि हल कीजिए। पहली बात तो प्रतिस्थापन, दूसरी है वज्र गुणन। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये भी आपको बताना है। भाई देखो, जो आसान लग जाए वही बता देना, ठीक है, कि मुझे ये अच्छी लगी। तीसरा क्वेश्चन, पहले विस्थापन सिखाएंगे, नहीं पहले वज्र बताते हैं फिर विस्थापन बताएंगे, ठीक है। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 4। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, यहां आप तुलना करोगे A1 A2 B1 B2 C2 C1 C2 निकालोगे, फिर वज्र गुणन विधि लगाएंगे। चलो हम बताते हैं कैसे करना है। वज्र विधि लगाओ, उतना सब आप करते रहना। वज्र गुणन विधि से आपके पास में एक फॉर्मूला बताया जाता है। x निकालने के लिए आपको B1 को C2 से मल्टीप्लाई, इसको छुपाओ और इसको मल्टीप्लाई। पहली बात तो बेटा इसको इधर ले आओ, अब ठीक है, इसको छुपाया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5 गुणे माइनस 4, फिर माइनस फॉर्मूले से आता था, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, मतलब के माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस के 2 से। नीचे क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई, माइनस का ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ऐसे ही सिखाया था, एक्स निकालने के लिए एक्स को छुपा लो, ये वाला इधर, ये वाला इधर। y निकालने के लिए ये छुपाते थे और इसको उठाकर हम लोग सीधा इधर लेकर आते थे, माइनस का 9 गुणे 3 माइनस फॉर्मूले से ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाती थी 8 गुणे माइनस का 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, यही चीज आ जाएगी। ये लो सॉल्व कराओ, 5 चौको 20 माइनस का, 9 दूनी 18 प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 यहां पर प्लस का, ये हो गया माइनस का 15। फिर उसके बाद में 9 तियां 27 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइड बाय 8 दूनी 16 माइनस का 15। और बताओ बेटा, माइनस का 20 प्लस का 18 कितना दे देगा, हमें दे देगा ये माइनस का 2, ये कितना दिया 1 दिया, मतलब आंसर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। यहां बताओ 27 और 5, 27 5 32 होता है ना, तो प्लस का 5 बच गया, नीचे 1 बच गया, मतलब कि 5 आ गया। ये लो खत्म, वज्र गुणन विधि से खत्म, इतनी ही आसानी से कर सकते थे, हो गया, सेकंडों में आंसर हो गया। और अगर अच्छा कैलकुलेशन है, मैं तो अगर करने बैठूं मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आप और प्रैक्टिस करो, इनके बीच का कैलकुलेशन जल्दी जल्दी खत्म कर दो, यहां समझाना पड़ रहा है तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। क्लियर इतनी बात, उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए आगे विस्थापन विधि यहां पर शुरू करते हैं। विस्थापन विधि, बताइए बच्चों, विस्थापन विधि में आपको यह करना होता है कि किसी एक समीकरण में से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में विस्थापित कर दो जाकर। तो देखिए विस्थापन करने के लिए समीकरण 1 उठाते हैं, ये मैंने कहा समीकरण 1 है और ये मैंने कहा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से मैंने क्या कहा, समीकरण 1 से भाई देखो 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को उठा के उधर ले चलो डायरेक्ट, माइनस का 5y प्लस का 9, ये प्लस का था उधर गया माइनस का, ये प्लस का था उधर माइनस का था, इधर गया प्लस में। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5y प्लस का 9/8, ये मेरा x की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 2 में पुट करना है। खाली विस्थापन करने का मतलब है विस्थापित कर दो, x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। समीकरण
2 से रखो भाई, साफ साफ रखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखो माइनस का 5x प्लस का 9/8, x की वैल्यू हो गई प्लस का 2y और क्या कर ले माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 मत करो, ऐसा करते हैं 4 को उठा के उधर भेज देते हैं। ये लो, अब क्या समझ में आएगा, अरे ये तो y का था, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बताना, यहां पर है 1, 8 का नम 8, नीचे एलसीएम ले लिया, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने पर। 3 को 5 से किया, 3 5 15y और 3 9 27, ठीक है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16y, ये तो ऊपर का हिसाब किताब हो गया। ये 4 ये बटे में है ना, इधर भेजो मल्टीप्लाई में, भाग में है उधर गया गुणे में, तो ये मेरा 15y और 16y मिलकर 1y बच गया, प्लस का प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 में 15 गया तो 1 बचा, ये आ गया 27 का और 8 चौक 32, 27 उधर गया, 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, जो कि आपकी यहां भी आ रही थी। y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी, विस्थापन विधि से भी कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर उसके बाद में समीकरण 1 में y रख दो, तो x इज इक्वल टू 5 गुणे 5 प्लस 9/8, ये माइनस का है बच्चों, माइनस का 5 था ना, 5 5 25, माइनस का 25 प्लस का 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बटे में 8, ये हो गया 16 बटे में 8 आ गया, 8 दूनी 16, x की वैल्यू आ गई 2, क्या इतनी आ रही थी, माइनस का आ रही थी, ये 25 में ये क्या माइनस, ये माइनस का 2 हमारा x की वैल्यू आ गई। इससे कौन सा तरीका आसान लगा, मुझे तो भाई वही लगता है, मैं तो कहता हूं कि मुझे वज्रगुणन ही लगता है, मुझे वज्रगुणन ज्यादा आसान लगता है। इतना विस्थापन करने से अच्छा है मैं सीधा ये वैल्यू निकालूं, यहां से यहां मल्टीप्लाई कराऊं, दैट्स इजी फॉर मी, ओके। ये मेरे लिए बहुत आसान था, उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए, सेशन को एक बार और अच्छे से शेयर कर दो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये है थ्योरी क्वेश्चन। अब इनमें आपको थ्योरी ज्यादा समझाई जाएगी, इक्वेशन बनवाए जाएंगे और आपको बीजगणित विधि से ज्ञात करना है, किसी बीजगणित विधि से युग्म बनाइए उनके हल, किसी भी बीजगणित विधि से आप हल करना है उसका, ठीक है। चाहे विलोपन लगा लो, चाहे विस्थापन लगा लो, चाहे वज्र लगा लो, चाहे ग्राफीय लगा लो, कोई भी विधि लगा लो, सबसे किसी भी विधि से आपको हल करके देना है, बस इतना इन्होंने बोल दिया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी, मुझे तो भाई वज्र ही पसंद आती है, मैं वज्र ही लगाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या बताया जा रहा है। समझिएगा, क्वेश्चन को पहले तो फील करना, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन जब बन जाए तभी आप उसको सोचिएगा कि किस विधि से ज्यादा आसानी से आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा। इन्होंने कहा एक छात्रावास की मासिक व्यय, एक छात्रावास है मतलब कि ये हॉस्टल है कोई, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी मासिक व्यय मतलब महीने का जो खर्चा है का 1 भाग नियत है। पहले तो ये समझ लो कि उसका कोई फिक्स खर्चा आता है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, इस बात पर निर्भर करेगा बाकी खर्चा। अच्छा, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया देना पड़ता है, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई एक विद्यार्थी आया तो पहले उसने 20 दिन भोजन खाया और उसके लिए उसे 1000 रुपये देने पड़े, ठीक है, अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिनों के लिए जो भोजन करता है उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य आपको बताना है। दोस्तों नियत खर्चा कुछ और रहेगा, मान लेते हैं x रहता है, और हर दिन के लिए अलग अलग हिसाब किताब रहेगा। अगर एक दिन का 10 रुपया बोला गया, अब आपने 10 दिन तक खर्चा किया है तो 10 दिन का खर्चे के लिए क्या करोगे आप, उसका 10 को उस चीज से मल्टीप्लाई करा दोगे। जैसे कि एक दिन का 10 रुपया है तो 10 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 10 × 10 मतलब 100 रुपए आपके अतिरिक्त खर्चा आ जाएगा। और जो भी कुछ आप आगे खाओगे, मतलब कि जो भी आगे और खाओगे उसका अलग से हिसाब किताब लिया जाएगा। तो नियत तो देना ही देना था, अतिरिक्त खर्चा और देना था। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे मानने से। क्या माना जाए, माना नियत व्यय जो है वो x रुपए है और अतिरिक्त व्यय प्रतिदिन के हिसाब से
अतिरिक्त व्यय प्रतिदिन के हिसाब से y रुपए निकल कर आता है मेरा। इसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर नियत और अतिरिक्त मिलाकर टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है। पहला वाला जो बच्चा था ए के लिए अगर मैं बात करूं, ए के लिए तो मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई उसने ना 20 दिन खाना खाया और 1000 रुपया दिया। ठीक है, तो 20 दिन के लिए उसने 1000 रुपया दिया। इसमें उसने क्या क्या दिया होगा, एक तो नियत भी दिया होगा और साथ ही साथ उसने अतिरिक्त किराया भी दिया होगा 20 दिन का। तो देखो, एक तो नियत देगा, साथ ही साथ 20 दिन का जो किराया आएगा एक दिन का वाई के हिसाब से, तो 20 दिन का 20 वाई, टोटल मिलाकर कितना किराया आएगा, 1000 रुपया आएगा। इसी तरह से बी के लिए सॉल्व करो। भाई नियत तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अलग से आपने कितना खर्चा किया, 26 दिन के लिए उसने 26 दिन के लिए पूरा 1180 रुपया मिलाकर दे दिया। तो 26 दिन का हिसाब भी उसी में जोड़ दो कि 26 वाई और टोटल मिलाकर हो गया 1180 रुपए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब मेरे को बताना जरा यहां पर कौन सी विधि लगाना ज्यादा आसान रहेगा। मेरे हिसाब से यहां पर इसके पास कोई गुणांक नहीं है, तो आप ना यहां पे सीधा सीधा विस्थापन विधि लगाओ, जो कि बहुत आसान बैठ जाएगी। समझ रहे हो? विस्थापन विधि लगाओ और आराम से आंसर ले आओ। देखो यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, x = 1000 माइनस का 26y। ये हो गई समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से 2 में देखो बच्चा, रखो यहां पर x की वैल्यू रखोगे 1000 माइनस का 26y। एक मिनट बेटा, ये 20y है, कितनी गड़बड़े हो जाती हैं। ये 20y है, तो मैंने यहां पर x की जगह पे रख दिया, ये हो गया प्लस का 26y = 1180। इसीलिए तो बोला था कि 26y और ये हमारा आराम से कैंसिल हो रहा था, पहले ही दिख जाता है। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि पहले ही पता चल जाए कि कौन सी चीज आसान लगने वाली है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की कि हम देखकर बता सकते हैं कि आपको क्या रखना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ x के पास गुणांक नहीं था जिससे डिवाइड बनेगा नहीं, आराम से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती थी। 1000 को उधर ले चलो, इसे प्लस माइनस माइनस कर लोगे, 20 में से 26 माइनस हुआ तो 6 बचेगा और यही प्लस का साइन देगा क्योंकि बड़ा है। ये मेरा 1180 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो 180 बचेगा। 6 से डिवाइड करोगे, y की वैल्यू 180/6 मतलब 6×18 तो कितना आ गया, 30 आ गया। y की वैल्यू 30 आ गई। यही y की वैल्यू उठाकर भैया इसमें रख दो, चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में y तो रखो भाई, x = 1000 माइनस का 20, माइनस का कितना है 20y है ना, तो 20 और y की वैल्यू रख दी 30। 3 दूना 6, 600 रुपया तो ये बन गया और 600 ये बन गया तो 400 रुपया बचा। मतलब नियत किराया आपको 400 रुपया देना होगा और अतिरिक्त व्यय जो आएगा 30 रुपए पर डे के हिसाब से देना होगा। ये हिसाब किताब यहाँ पर निकाल लिया है। क्या बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताते रहिए बच्चों कि हाँ सर ये चीज बढ़िया लगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में भिन्न बोला गया है, देखते हैं क्या बोलते हैं, भिन्न को भी समझते हैं। भिन्न वाले क्वेश्चन भी वैसे मैंने आपको पुराने सेशंस में कराए हैं, राइट। अगर पुराना सेशन आपने मेरा कवर किया है तो उसमें आपको बताया गया होगा भिन्न क्वेश्चन कैसे करते थे हम लोग। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। इन्होंने हमसे क्या बोला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न बताइए क्या होगा। पहले तो बता लो भाई, माना अंश बराबर x है और हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर क्या होगा, x/y होगा। पहली क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला कि भाई अगर मैं इसमें अंश में 1 घटा दूं तो मेरे पास में 1/3 हो जाएगा। तो अंश में 1 घटा दिया, नीचे कोई फर्क नहीं किया, तो ये मेरा 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, 3x माइनस का 3, ये हो गया y। 3 को उठा के उधर ले चलें, इसको उठा के इधर ले आओ, 3x माइनस का y। अच्छा नहीं रहने दो, क्यों रहने दिया, मैंने क्यों पहले करवा रहा था फिर क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख गया है कि y की वैल्यू सिंपल सी तो दिख रही है। इसी y की वैल्यू को दूसरे में रख के विस्थापन विधि लगा देंगे, काम खत्म हो गया।
समझ रहे हो, इधर लाओ फिर उधर ले जाओ, इससे अच्छा है यहीं पर तो मेरी निकल आई y की वैल्यू एक तरफा हो गई, y की वैल्यू उठा के दूसरे में रख देना। चलो देखते हैं दूसरा करते हैं। फिर 1/4 हो जाती है जब उसमें 8 जोड़ा जाता है। पुनः कहा कि x अपॉन वाई, हर में जब 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाती है। 4 को इधर भेज दो, y को उधर भेज दो, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। ये समीकरण 1 थी बच्चों, समीकरण 1 थी, समीकरण 1 से यहां पे रख दो। तो मैंने कहा यहां पे रख दिया 4x प्लस इक्वल टू में y प्लस 8 है, y की वैल्यू मैंने रख दी 3x माइनस 3। ये कहां से रखा, समीकरण 1 से रखा, समीकरण 1 से इसके बगल में लिख देना। ठीक है, y की वैल्यू रख दी, बहुत बढ़िया। क्या हिसाब किताब चल रहा था, 4x इक्वल टू वाई की वैल्यू रखी, प्लस का 8 भी नोट करना था, ये मैंने प्लस का 8 नोट कर दिया। देखो 3x को इधर ले आओ, 4x माइनस 3x, ये हो गया 5, माइनस करोगे आ जाएगा x, ये हो गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आ गई है तो समीकरण 1 में रख दो। देखो कितना इजी है, एक ही सेकंड में आंसर आ रहा है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने 5 रख दिया, यहां पर 3 गुणे 5 माइनस 3 बराबर y, 3 5 15 माइनस 3 कितना, 12। ये मेरा y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। क्लियर है, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। 1000 बार करते आए, 3.5 आज क्वेश्चन कर रहे हैं, 3.5 प्रश्नावली कर रहे हैं, उसका मतलब है 4 प्रश्नावली में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं। ठीक है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, देखते जाइए बस, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है, पूरा डिटेल बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफी कुछ आप समझ के आ चुके हो। आइए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने हमसे ये बोले हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। बात को समझना, ये बिल्कुल आपके पेपर की तरह चल रहा है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है भाई साहब, देखो मेरी बात को पूरा अच्छे से समझना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने 10 उत्तर सही कर दिए, 5 उत्तर गलत कर दिए, आप कैसे हिसाब लगाओगे? आप कहोगे सर पहले 10 उत्तर सही किए ना, तो 10 उत्तर के 3 नंबर के हिसाब से, हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो 10 उत्तर के हिसाब से, सही उत्तर के हिसाब से 10 या 30 नंबर सही उसको दे दीजिए। ठीक है, मैंने कहा दे दो। अच्छा, फिर उसके बाद में आप कहोगे सर रुकिए दीजिए मत, 5 उत्तर उसने गलत भी दिए हैं और हर उत्तर के लिए 2 नंबर काटने हैं हमें, तो 5 दूनी 10, मतलब 10 नंबर काट लीजिए। तो जो पहले 30 था उसमें से 20 आपने और काटने, 10 काटने ना, हाँ 10 काट लिए, 20 नंबर बचे, ये दे दीजिए बच्चे को। क्या ये बात समझ में आई? पूरे घटना के अंदर ये समझ में आया होगा, 10 उत्तर सही किए, 5 उत्तर गलत कर दिए, टोटल 15 क्वेश्चन आए थे पेपर में। क्या ये बात क्लियर? नंबर कितने मिले 15 क्वेश्चन के? 15 क्वेश्चन करने पर उसे 10 सही और 5 गलत होने पर 20 नंबर खाली मिले, जिसमें हमने सही वाले में से गलत वाला नंबर क्या कर दिया, माइनस। ये माइनस याद रखना, यही माइनस यहां पे समझाया जा रहा है। टेस्ट में कितने प्रश्न आए थे, सबसे पहली बात तो ये बताइए। तो हमने कहा भाई देखो हमें नहीं पता टेस्ट में कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, तो अब जो कुछ भी आया हो, मान लेते हैं कि हमारे पास में टेस्ट में कुछ 100-200 नंबर जो भी आ गए हों। ठीक है, तो यहां पे जरा समझो, माना सही प्रश्न x थे और गलत प्रश्न y थे। सही प्रश्न x थे, गलत प्रश्न y थे। जरा इस बात को बहुत अच्छे से समझना। फिर उसने अब करना क्या है, अगर सही प्रश्न करते हो आप तो 3 नंबर आपको मिलेंगे सही प्रश्न के लिए। तो टोटल कितने हो गए सही प्रश्न के लिए नंबर? 3। अगर मान लेते हैं कि आपने x जो है, सही प्रश्न कितने हैं, x हैं। ठीक है, अगर यही x को आप मान लो 10 क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं। 10 के 3 नंबर के हिसाब से 10 या 30 नंबर दोगे कि नहीं दोगे? इसी तरह से अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर x क्वेश्चन सही किए हैं और हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर देने हैं, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन के नंबर्स को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर एक मतलब हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना, 3।
हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मिलेगा, तो उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल आपके सही उत्तर मिल गए कि सही नंबर कितने देने चाहिए थे। तो हर क्वेश्चन के लिए 3 था, 10 क्वेश्चन किए थे, 10 या 30 हिसाब किताब यहां से देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उसने वाई क्वेश्चन गलत कर दिए। वाई क्वेश्चन के लिए 1 नंबर की कटौती करनी है, मतलब मैं वाई में 1 से मल्टीप्लाई करके काट लूं। काटने का मतलब माइनस कर लूं, वही माइनस जो मैंने अभी याद दिलाया था आपको कि माइनस कर लूं। तो यहां पर और क्या बोलता है, तो 40 नंबर अर्जित करता है। इस कंडीशन पे उसे टोटल 40 नंबर मिलते हैं। हमें नहीं पता कितने एक्स और कितने वाई थे, ठीक है। पुनः हम लोग फिर से देखते हैं। अच्छा, यहां से मेरी एक समीकरण बनती है। मैंने कहा y की वैल्यू आराम से निकालो, y को उधर ले जाओ, 40 को इधर, तो 3x माइनस का 40 बराबर y, समीकरण 1 बन गई। फिर दूसरी बार में गए, इन्होंने कहा कि भाई 4 नंबर मिलेंगे आपको सही करने पर, गलत करने पर आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो अगर इसने 4 नंबर सही के हिसाब से किए, सही क्वेश्चन 4 के नंबर के हिसाब से किए, 2 नंबर आपके काट लिए गए गलत के लिए, तो आपका आंसर का कितना मिलेगा, टोटल 50 नंबर मिलेगा उस कंडीशन में। तो क्या मैं यहां पर समीकरण 1 से y की वैल्यू ना रख दूं, सीधा रखो यहां पर 4x माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 40 इज इक्वल टू 50। ये हो गया 4x 3 दूना 6x 2 चौको 8 माइनस माइनस प्लस का 80 इज इक्वल टू 50। 80 को उठा के उधर ले गए, इसको माइनस किया, माइनस का 2x, 50 में से 80 माइनस होगा, माइनस का 30 बचेगा। मतलब क्या हुआ, माइनस का 2 माइनस का 30 माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, मतलब कि x की वैल्यू 15 क्वेश्चन उसके सही थे, ठीक है। और क्या था, गलत क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, 15 को उठा के इसमें रख दो, समीकरण 1 में x रखो। तो हमने कहा 3 इंटू 15 माइनस 40 इज इक्वल टू में y, 15 या 45 माइनस 40 कितना, 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब गलत क्वेश्चन उसने 5 किए थे। टोटल क्वेश्चन कितने आए, तो 15 क्वेश्चन वहां पर, 5 क्वेश्चन यहां पर, टोटल आ गए 20 क्वेश्चन। ये आपको बताना था कुल कितने क्वेश्चन आए थे, तो हमने कहा 20 क्वेश्चन आए थे। क्लियर हो गई बच्चों बात। x प्लस वाई निकाल देना, आपका आंसर भी टोटल क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं था। विस्थापन विधि इसमें भी लगाई गई है। आगे देखिए, फिर इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये लोग हमसे बोलते हैं कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। बात को समझना, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलनी है तो 5 घंटे मिलेंगी। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। पहले 5 घंटे के पश्चात, अब 1 घंटे के पश्चात, ठीक है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, क्या आएगी भाई साहब। चलिए, जो पूछा है ना, दोनों कारों की चाल क्या आएगी, वही तो मान लेना है, वही मान लो, वही आंसर, वही उसी से आंसर निकल के आएगा। देखते जाना कैसे करना है। दोनों कारों की चाल निकाली, मान लो पहली कार की चाल x है, दूसरी कार की चाल y है, ठीक है। यही चीज आपको इक्वेशन बनाएगी और इसी चीज से इक्वेशन से आपका हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। मान लो कि यहां पर पहली वाली जो गाड़ी मैंने बोली है, चाल क्या है, वही चीज आप पहले तो मान लो, ठीक है। माना कार, कोई कार ले लो, क्या 2 गाड़ियां हैं ना, 2 कार हैं, एक राज्य पे 2 स्थान है, A B और कार A है। हाँ, माना A की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दोस्तों बहुत ठीक से समझना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा B की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं। ये गाड़ियां ना A और B पर खड़ी हैं, पहली बात तो ये जान लो, A और B और A और B के जो डिस्टेंस है वो हमारी 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की है, यहां से लेकर यहां तक। इतनी दूर तो पहले ही खड़ी थी। फिर इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, एक ही दिशा में। अब चाहे ए वाली इधर चले और ये भी इधर चले, दिशा एक होनी चाहिए, दोनों सेम। खड़ी यहां पर हैं, दोनों सेम चलनी चाहिए। मैंने कहा ये और इधर, ये भी इधर चलना शुरू कर दी, ये भी इधर चलना शुरू कर दी, पहली वाली बात कर रहे हैं। चाल तो भिन्न भिन्न है, हमको पता चल रहा है। अच्छा, दिशा एक ही रहनी चाहिए, दिशा एक ही है। मान लेते हैं ये यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, चल के यहां तक आ गई, यहां पर गाड़ियां मिल गई एक दूसरे से, बी वाली भी यहां आ गई और ए वाली भी आ गई, दोनों एक दूसरे को मिल गई आके। कितना चल कर आई, ये चीज कितनी निकल कर आई, ये बताओ जरा। पहले तो नहीं पता, कोई बात नहीं, मत बताओ, ठीक है, मेरी बात को समझो। लेकिन कितनी देर बाद मिली आकर, ये तो बता सकते हो कम से कम। इन्होंने कहा 5 घंटे बाद मिल गई। जब दोनों गाड़ियां एक साथ चलना शुरू करी तो 5 घंटे बाद आकर मिल गई। यहां पर से यहां तक आने में 5 घंटा लगा इनको। क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, मैं इसको अगर सी बोल दूं कि ये पॉइंट सी था, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ए ने सी तक दूरी चली है, ए ने सी तक दूरी चली है? क्या ये बोला जा सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने कहा ए की दूरी बराबर समय होता है और गुणे चाल होता है। ए की दूरी समय गुणे चाल। अरे आपको ये तो पता होगा ना कि भाई साहब चाल बराबर दूरी बटा समय ही होता है गुरुजी, दूरी बटा समय। ये तो बच्चे को बताया गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी निकालना है, समय बटे में है, इधर गुणे में भेज दिया, चाल इंटू समय हो गया। तो ए के द्वारा जो चली गई दूरी है, ये दूरी AC है। मैंने कहा AC बराबर समय मुझे लगा है यहां से यहां तक आने में 5 घंटा, 5 घंटा। और चाल मेरी ए के लिए निकाल रहे हो तो ए की चाल कितनी थी? x थी, मतलब AC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 5x आ गई। इसी तरह से अगर मैं बच्चों आपको यह समझाऊं कि B ने कितनी दूरी चली, B ने BC चली ना, तो आप कहोगे सर B की दूरी नहीं है, B द्वारा तय की गई दूरी है। वो भी क्या हो जाएगी? चाल इंटू समय आ जाएगी। चाल और समय कितना, चाल कितनी है इसकी? y है। समय कितना लिया? 5 घंटे बाद दोनों मिली आके, दोनों एक साथ चलना शुरू करी थी, दोनों मिली कितने देर आके? 5 घंटे बाद मिली आकर। मतलब ये भी तो जब जितनी बजे ये चली उतनी समय ये चली, दोनों 5 घंटे बाद मिली, मतलब ये भी 5 घंटा लगातार चल रही थी, ये भी 5 घंटा लगातार चल रही थी, तब जाके मिल गई। तो ये भी कितनी चली? 5 घंटा लगातार चली। मतलब 5y मेरा क्या आ गया? B की दूरी कहां तक चली? यहां से लेकर यहां तक, तो ये मेरी क्या है? BC है। तो मेरा BC की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन दोस्तों ये बताओ मुझे कि आपके पास में AC की दूरी नहीं है लेकिन AB की दूरी है। क्या मैं ये लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू, A से लेकर C तक AC इज इक्वल टू AB प्लस BC लिखा जा सकता है, AB प्लस BC लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। मुझे पता है AB कितना है, AB है मेरा 100 किलोमीटर, तो मैंने यहां लिख दिया 100। AC मैंने निकाला है 5x, BC मैंने निकाला है 5y। बस कहीं और से नहीं, बस इन्हीं से ले रहे हैं और कहीं से नहीं ले रहे हैं, सब दूरियां हमको मिल चुकी हैं। आप देखते जाओ, 5y को इधर ले आओ, 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 100। यहां पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, 5 कॉमन हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, 5 बटे में आ गया, x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 बटा 5, 5 दूनी 10, 20, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 और प्लस का y, मतलब क्या हुआ? ये वाला जो y था मैंने उधर भेज दिया, प्लस में बन गया 20 प्लस y, मेरी x की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 बन गई है। बच्चों यही काम आपको करना था, एक समीकरण बना लेनी थी। दूसरी की बात करेंगे। अब जरा इस कंडीशन को ऐसे समझना, फिर से बात करेंगे। ये मेरी तब मैंने ये कंडीशन कब बनाई? जब मेरी गाड़ी सेम दिशा में चल रही थी। अब मेरी गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी, इसको हटाओ यहां से, ठीक है। अब बताओ जरा, हाँ ये भी हटा लो, अब इसका कोई काम नहीं बचा। अब देखते जाना, मैंने ये कहा कि अब गाड़ियां उल्टी दिशा में चल रही हैं, पहले तो समान दिशा में चल रही थी, ठीक है। 1 मिनट बेटा, 5 घंटे पश्चात जब भिन्न दिशाओं में चलती हैं, 1 मिनट, पहले बोला था भिन्न दिशा में जब चलती हैं तो 5 घंटे बाद आकर मिलती हैं। ये कुछ गड़बड़ कर दी हमको लग रहा है हम लोगों ने मानने में।
जब हम लोग भिन्न दिशा में चल रहे थे, मतलब ये तो हमने समान चाल चल ली, ये भी इधर चल रही थी, ये भी इधर चल रही थी, ठीक है। अच्छा नहीं, सही तो बोला है, भिन्न चालों से बोला है, मैं उल्टा ही समझ रहा हूं। भिन्न चालों से जब चलती है तो ये समान दिशा में चलती है ना, हाँ एक ही दिशा में चलती, बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुझे तो लगा गड़बड़ा गया, उल्टा पढ़ लिया हमने। अच्छा फिर कहते हैं यदि वे विपरीत दिशा में चले, अगर ये इधर जाए तो ये इधर जाए, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, उल्टा जा रही है, एक दूसरे के उल्टा जा रही है, तो क्या होता है, तो ये 2 घंटे बाद 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। मान लो ये भी गाड़ी चलकर आई, ये भी गाड़ी चलकर आई, इसको भी चलने में 1 घंटा लगा यहां तक आने में, और इसको भी लगा 1 घंटा यहां तक आने में, दोनों आकर यहां पर आकर क्या हो गई, मिल गई आके। तब क्या कर सकते हैं बताइए, तब क्या कुछ किया जा सकता है, फिर से निकाल लें वही चीज हम लोग कि कितना चलकर आई हैं ये लोग, कितना चलकर आई, मान लेते हैं ये सी पर चलकर आ गई, ठीक है। इस बार फिर से मैंने क्या कहा, इसको सी बना लिया, मैंने कहा इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी निकल कर आएगी, ए द्वारा दूरी, तो आप कहेंगे सर ए ना ए से लेकर सी तक चल के गया था, बात को समझना, कार ए जो है सी से तक चल के गई, ए द्वारा जो दूरी आ जाएगी चाल इंटू समय फिर से आ जाएगा, तो चाल इसकी थी x और समय लगा इसको 1 घंटा, मतलब ये क्या आ गया, x आ गया, और दूरी कितनी आ गई, AC आ गई, AC दूरी आ गई। फिर से इसी तरह से b के लिए करो, b द्वारा दूरी कितनी तय की गई है, b द्वारा चाल इंटू समय फिर से आ जाएगा, चाल इंटू समय, आप कहेंगे चाल इसकी है y, समय कितना लेता है, ये भी 1 घंटा लेता है यहां तक आने में, तो इसका भी y आ जाएगा, ये हो गया y, और दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास में, और इसकी दूरी b से लेकर c तक है, तो हमने कहा ये BC आ गई। बताइए बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर से मैं वही लगाऊं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, इस बार मिटाना पड़ेगा इसको, चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखी रहने तो इसी का काम लगेगा अभी। तो हमने कहा सिंस AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, क्लियर। अच्छा AB कितना है, AB है मेरे पास में 100 किलोमीटर, ये मैंने रख दिया 100। AC कितना आएगा बच्चों, AC मैंने निकाला है x, ये मैंने रख दिया x, ये मैंने कितना रखा y। समीकरण 1 जरा ध्यान से देखो, समीकरण 1 में x की वैल्यू 20 प्लस y मिली है, यहां पे रखो समीकरण 1 से, हमने कहा समीकरण 1 से, तो 100 ये हो गया 20 प्लस y, और ये वाला y 20 को उठा के इधर लिया, हो जाएगा 80 2y, और y की वैल्यू 2 से काटो 4 बार 40 आ गया, 20 कितना आ गया, y की वैल्यू 40 आ गई, मतलब y क्या था हमारा, y था b की चाल हमारी 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है। इसी को उठा के अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 प्लस 20 मतलब टोटल 60, ये बच्चों आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी 60 आ जाएगी, खत्म हो गई बात। उम्मीद करते हैं पूरी चीज समझ में आई होगी, बिल्कुल ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है, जितना डिटेल में ये बताया ना वैसे ही आपको करना है, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं लगाना है, क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन थोड़े लेंथी आपके लिए पढ़ेंगे जरूर, ये मैंने फिर से विस्थापन विधि लगाई है, यहां से वैल्यू उठाई उसमें विस्थापित कर दी, बस और कुछ नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी से अब, क्योंकि मेरे ख्याल से कम 1.5 घंटे का सेशन बन चुका है ना, 1.5 घंटा हो गया है करते करते सेशन को। अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है भाई, इतना सब सिखाने के बाद भी अगर आप शेयर ना किए, लाइक ना किए, तो बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है। तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ जो नए बच्चे आए हैं मेरे साथ, आज पूरा सेशन बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नया सेशन और नया सॉल्यूशन इसी तरह से मिलता रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां हम लोग करने जा रहे हैं, क्या बताएंगे उसके बारे में जरा जानिए। हाँ 4 का 5वां, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल कम हो गया है, बात को समझना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। अच्छा, यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाएगा। आयत की विमाएं बताइए। भाई विमाएं पूछा है, विमाएं ही मान लो। माना
लंबाई बराबर हमने कितनी ले ली बच्चों, x ले ली, चौड़ाई कितना ले लेंगे, y ले लेंगे, क्षेत्रफल हमारा कितना बन जाएगा ओरिजिनली। अगर मैं किसी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ले लूं तो क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे पहले ओरिजिनली आप मान लो कि हाँ मेरे पास में एक लंबाई गुणे चौड़ाई का कोई क्षेत्रफल है। अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो इन्होंने हमसे ये बोला है कि अगर मैं लंबाई में 5 की कमी कर दूं, चौड़ाई में 3 की बढ़त कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई में 5 की कमी, चौड़ाई में 5 की बढ़त, चौड़ाई में 5 की नहीं 3 की बढ़त है, हाँ 3 की बढ़त कर दी। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना क्षेत्रफल बन गया। आप कहोगे सर उसी तरह से निकाल लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई y + 3 = में क्या आएगा, जो भी आएगा वो हमारा 9 कम रहेगा। 9 कम रहेगा किससे, क्षेत्रफल से। तो ये 9 क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल में से 9 कम हो जाएगा। ये हो गया एक्स वाई, यहां पर आ जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस का 15 = एक्स वाई माइनस का 9। देखो ये प्लस का एक्स वाई है, ये भी प्लस का एक्स वाई है, अगर मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट पहले ही माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, माइनस का 9 है, उठा के इधर लिया, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y माइनस का 15 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 9 माइनस का 6, 9 6 15 होता है ना बच्चों। तो ये हो गया माइनस का 6, समीकरण 1 बन गई। चलो दूसरा बात करते हैं, पुनः हम बात करेंगे, पुनः हमारे पास में जो है इन्होंने 67 की बढ़त बताई है, कब, जब लंबाई हमारी 3 बढ़ जाए, चौड़ाई 2 बढ़ जाए। लंबाई में 3 की बढ़त हो जाए, चौड़ाई में मेरे पास में चौड़ाई में 2 की बढ़त हो जाए, तब जो क्षेत्रफल बनेगा वो मेरा 67 अधिक होगा पुराने वाले क्षेत्रफल में। तो पुराने वाले क्षेत्रफल में 67 अधिक कर दिया, मेरा काम चल गया। x को y से करेंगे, एक्स वाई, x को 2 से किया 2x, 3y, 3 दूना 6 = में एक्स वाई और 67। आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट लगा रहे हैं, सेशन लगभग 2 घंटे का पहले ही पहुंच चुका है, और धीरे बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2.5 घंटा पहुंच जाएगा। इसलिए खाली मल्टीप्लिकेशन किया है, कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं है। आप आराम से बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठो आराम से बिस्तर में बैठ के लगाओ। ठीक है, अच्छा 67 को उठा के इधर लाओगे, 2x प्लस का 3y प्लस का 6 यहां पर है, इससे माइनस का 67 आएगा। माइनस का 67 में से प्लस का 6 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 61, और ये मेरे पास आ गया 0। क्लियर इतनी बात बच्चों। अच्छा, फिर मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, विस्थापन विधि लगने से रही, इसलिए वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे, वज्र गुणन विधि लगा दो और आपका आंसर ले आओ। चलो देखो, बहुत ही इजी तरीके से हर बार कराते हैं ना वज्र गुणन विधि, फिर से वही कराएंगे। समीकरण 1 और 2 को एक पास लिख लो ताकि आपको देखने में आसानी रहे और आराम से करने में आसानी रहे। समझो, यहां पर हमने कहा पहली समीकरण मेरी बनकर तैयार हुई, 3x माइनस 5y माइनस का 6 बराबर 0, 2x प्लस का 3y माइनस का 61 बराबर 0। बच्चों यहां पर x निकालना है ना, क्या लगाते थे, x निकालना है, x छुपा लो, छुप गया x। माइनस का 5 को माइनस के इससे करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 5 ही आ रहा था भाई, माइनस माइनस प्लस, 5 इकन्नम 5, 5 छका 30, तो 305 आ गया। ठीक है, मैं इसको करूंगा क्षेत्रिक 18, माइनस 1 तो यहां पर होता ही होता है, माइनस यहां पर फॉर्मूले का होता है, ये मेरा आ जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का क्षेत्रिक 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये चीज इससे होगी 9 और ये होगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ रहा है, एक माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 बन गया। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 13 और 323 आ जाएगा बटे में 19, 19 इकन्नम 19, बचा मेरे पास में कितना, 13 बचा, 13 बचा, 3 हो गया 133, तो 19 सते, तो कितना आ गया, 17 आ गया। बच्चों ये बात क्लियर। उसके बाद में अब मैं यहां पे क्या करना चाहूंगा, अब मैं ये कहूंगा कि भाई y निकालने के लिए ये y छुपा लो। ठीक है, बच्चा c को आगे लेके जाने का मतलब है पीछे लेकर आओ, 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ गया। फिर उसके बाद में ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बटे में यही चीज आ जाएगी 9 प्लस 10, कितना आ गया, सिंपल सी बात है, माइनस कर देंगे 171 बटा 19, ये मेरा 9 बार में गया।
ठीक है। 9 9 19 9 171 होता है। ये मेरा आ गया चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई? 9 आ गई। लंबाई कितनी आ गई? 17 आ गई। उम्मीद करते हैं पूरी चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने की वजह से वीडियो में काफी कटिंग्स आ चुकी हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा सेशन आपका कवर करवा के दे दिया है। उम्मीद करते हैं पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज काफी देर भी हो चुकी है, आज का सेशन सबसे ज्यादा लंबा हुआ। आज तक इतना लंबा सेशन नहीं लिया हमने, लेकिन फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दे दिया गया। 3.5 आपकी यहीं खत्म करते हैं। पूरे सेशन में अगर कोई दिक्कत आई हो कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी तरह का सजेशन हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा जुड़ने के लिए हमसे टेलीग्राम का सहारा ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। A² एकेडमी के नाम से भी टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं आप, और वहां पर हमारा चैनल और ग्रुप दोनों मिलेंगे, दोनों ही ज्वाइन करें, आपको सारी नोटिफिकेशन A² एकेडमी की वहां पर मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, बाकी कोई भी समस्या हो आप हमारे ग्रुप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, और कोई भी क्वेश्चन से आपको रिलेटेड पूछना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे, जाते जाते एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करके जाएं, ताकि आपको बाकी चीजें जो है दोस्तों के सहारे भी आपको पता चलते रहें, क्योंकि आपके दोस्त भी आपको शेयर करते होंगे। आप भी एक बार शेयर करें और पता करें कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाए। जाते जाते सभी लोगों को बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।